तो गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग सर। आज हमारा जो टॉपिक है आपका चैप्टर 6 में हम प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे। आज का डेट क्या है अपनी 5 मई 2020। हम लोग जानना चाहते हैं प्लेस ऑफ, तो जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। किसके लिए? फूड टैक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्योंकि जो जीएसटी जो है, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। क्या है? बेस्ड टैक्स। मतलब डेस्टिनेशन का मतलब होता है प्लेस। क्या होता है? वह जगह जहाँ पे आप गुड्स को क्या दे रहे हो, क्लियर होगी ना। तो गवर्नमेंट कहता है कि जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस क्यों लगाई, उसका रीजन क्या है? तो उसका दो रीजन है। पहला, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस के अंदर क्या होता है, उनकी हिस्सेदारी है, यानी कि उनकी कंट्रीब्यूशन है। दोनों को अपनी टैक्सेस चाहिए। तो इसके लिए जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस के ऊपर ज़्यादा क्लियरिटी से समझेंगे। तो डेस्टिनेशन बेसिस में दो प्लेस होता है, एक होता है लोकल और एक होता है आउट ऑफ। लोकल को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा। क्या पढ़ाया था आपको? याद आ गई आपको? और आउटसाइड स्टेट को क्या बोलते हैं? जीएसटी के अंदर ये दो चीजों को बहुत समझना जरूरी है कि इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या है, और इसी के ऊपर जो जीएसटी का कंपोनेंट है टैक्स का, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप लोग ये देखोगे कि प्लेस क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत वाइटल इस पे मेहनत करनी पड़ी कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होती हैं, कुछ सेंट्रल का है, कुछ स्टेट बिटवीन टू स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होती हैं। तो कौन सा स्टेट का वो टैक्स माना जाए, उस पे हिस्सेदारी किस स्टेट को मिले, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको सिर्फ आपको यही पर समझना है कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जो गुड्स की डिलीवरी और सेल कर रहे हो, वो लोकल है या आउटसाइड। लोकल का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। इंट्रा स्टेट को बोलते हैं सप्लायर एंड बायर। अगर सेम स्टेट के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट, यानी कि लोकल सेल्स। ओके। और जो बायर और सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट के अंदर है या डिफरेंट कंट्री के अंदर होता है, जैसे हम इंपोर्ट भी करेंगे तो डिफरेंट कंट्री है, एक्सपोर्ट भी करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट कंट्री है। तो इस केसेस के अंदर आपको वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है। अभी क्या टैक्स लग रहा है हम इम्पोर्टेंट नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ही आपको कुछ कंडीशन दिया। गुड्स के केसेस में अलग है फॉरवर्ड चार्जेस में, सर्विस के केसेस में फॉरवर्ड चार्जेस का अलग है, आरसीएम तो भी सेम चीज़ें हैं कि हम किससे खरीद रहे हैं ये देखा जाता है। ठीक है। तो आपको यही देखना है कि गुड्स और सर्विस के बेस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो। क्लियर है। तो पहले हम गुड्स के बेसिस पे देंगे। जैसे कि लोकल है, तो लोकल के ऊपर हमारे दो गवर्नमेंट को पेमेंट जाती है, इसलिए यहाँ पे पहले कौन कौन सा टैक्स लगती है? सीजीएसटी एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। डेस्टिनेशन लोकल है, सेम स्टेट में है, तो सेम गवर्नमेंट का इंटरफेस है। हालांकि उसके ऊपर कुछ टैक्सेस, क्योंकि आपने देखा था कि जीएसटी के अंदर 17 ऐसे टैक्सेस थे जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी, कुछ कंट्रीब्यूशन किसको जाती थी? तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सेदारी के तहत इंट्रा स्टेट के अंदर सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खाते में लेती हैं, और एसजीएसटी का जो पैसा पार्ट है वो कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी का पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सीजीएसटी का अपना हिसाब रखती है। क्लियर है। तो सीजीएसटी को हम फुल फॉर्म जानते हैं ना, सेंट्रल गुड्स एंड, और एसजीएसटी को क्या बोलते हैं? तो जो भी जीएसटी का रेट होगा, लेट्स सी 18% है, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 9% एंड नॉर्मली तो ये होगा। स्पेशल कैटेगरीज में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी अगर स्टेट अपनी कंट्रीब्यूशन कम या करना चाहता है और उसको परमिशन है काउंसिल के द्वारा, तो वो अपनी परसेंटेज को कम कर सकता है।
उसके लिए उसके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, नोटिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में, अब लेमैन की तरह बात करें तो इंट्रा स्टेट के अंदर क्या होगा, 18% अगर टैक्स है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और 9% किसको जाएगी। सेम अगर 18% जीएसटी अगर इंटर स्टेट में है तो यहाँ क्या चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन सा गवर्नमेंट लेके जाएगी, ये भी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो भी चार्ज होगा फुल का फुल पेमेंट किसको जाएगा, तो अब कल को कोई स्टेट ये भी बोल सकता है ना कि सामान तो मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास हो रहा है, मेरे स्टेट से बाहर बेच रहे हैं तो आप सेंट्रल लेके जा रहे हो। तो मैंने आपको कहा था इस केसेस में सेंट्रलाइज क्रेडिट स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम दिया है कि जो अगर सेंट्रल सेल के कारण यानी कि आउट ऑफ स्टेट सेल के कारण अगर स्टेट की रेवेन्यू में कोई नुकसान आता है तो 5 साल तक उसको क्या मिलेगी, क्रेडिट के तहत सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि उसको बेनिफिट दिया जाएगा। इसीलिए आईजीएसटी का अगर कोई इनपुट बनता है या आउटपुट लायबिलिटी तो सीजीएसटी से भी हम एडजस्ट कर लेंगे और ठीक है। तो ये आपको फायदा देता है। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अब स्टेट से बाहर जो सेल आउट होगा चाहे परचेज होगा, दोनों केसेस में क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगा और वो जो भी रेट होगा फुल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रीब्यूशन के रूप में डिपॉजिट्स। क्लियर है। तो आपने चार्जेबिलिटी भी देख लिया कि डिस्टिनेशन कितना इम्पैक्ट किया, कि अगर लोकल है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रही है और अगर इंटर स्टेट है तो क्या है, आईजीएसटी। तो इसीलिए जीएसटी को हम बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। ठीक है, यानी बायर सप्लाई गुड्स कहाँ डिलीवर हुआ है, गुड्स कहाँ कंज्यूम हुआ है, वो इम्पोर्टेंट। तो ये इसलिए बोला जाता है इसमें फ़ायदा किसको है, जिस स्टेट में ज़्यादा गुड्स कंजम्पशन होगा। तो यह जहाँ कंज्यूम ज़्यादा होगा वहाँ लोकल टैक्सेस ज़्यादा आएंगी तो स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं सारा सर्कुलर मस्ट आंसर लूँगा किस किस सिचुएशन में क्या क्या एंट्रीज होंगी। इसी को डेस्टिनेशन में प्लेस को लोकेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ठीक है। आजकल तो जियो लोकेशन चलता है, तो सेम आप जिसको दे रहे हो पर्सन का। कर लिया नोट सबने? इसको मैं रैप कर रहा हूँ। तो जीएसटी में आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर लोकेशन बेसिस के अंदर सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगी तो इंट्रा स्टेट कहलाएगा। बिटवीन 2 स्टेट या 2 कंट्री ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो इंटर स्टेट कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको भी हम मिटा देते, रब करते हैं। कर ले नोट। अब आपके पास पॉइंट आ रहे हैं तो आपके बुक के हिसाब से अगर चले तो देखो लिखा है व्हाट डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट हेल्प्स टू नो वेदर ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इससे हमें क्या पता चलेगी कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इंटर है या इंट्रा है। बोला टैक्स इज लिव्ड इंट्रा स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एंड इंटर स्टेट क्या लगेगा, आईजीएसटी। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन द 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कॉल्ड द इंटर स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे क्या लगेगी, आईजीएसटी विल बी ऑन।
ठीक है, दोनों चीजें आप समझ में आ गई। अब कहता है कि इसी को हम समझने के लिए आपके पास कुछ सर्कमस्टांसेस दे रहे हैं। मिस्टर ए हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन नागपुर सप्लाई गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ द मुंबई एज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर द प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट इन महाराष्ट्र। नागपुर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और मुंबई भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इस ट्रांजेक्शन बिटवीन सेम स्टेट हो गई ना। तो बोला गया इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, और यहाँ पे कौन से टैक्सेस हमको लगाने होंगे? ठीक है। इसी तरह हम भी सिचुएशन को लिए कि मिस्टर है ए हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नागपुर सप्लाई गुड्स ऑफ मिस्टर सी ऑफ द अहमदाबाद। ये जो है नागपुर का पर्सन है और वो गुड सप्लाई जो कर रहा है सी को, वो अहमदाबाद में रहता है। एज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट, यानी कि जो लोकेशन जो सप्लायर है वो अलग स्टेट का है और रिसिपेंट जहाँ पे सामान हम दे रहे हैं वो भी डिफरेंट स्टेट का है। अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा एन इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? ये तो नॉर्मल कॉज हो जो आप समझ गए इंटर और इंट्रा में। अब हम सिचुएशन ले रहे हैं कि किस किस सिचुएशन में हम क्या कंडीशन को फॉलोज करेंगे। तो पहला कंडीशन है सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। हम ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जहां गुड्स की मूवमेंट हो रही है। तो इस प्लेस के ऊपर जो हम लेंगे प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स और डिलीवरी टू द रिसिपेंट्स। हम ये देखेंगे कि हम किस जगह है अपने रिसिपेंट को गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं जहां गुड्स की मूवमेंट होती है। क्लियर है? तो अभी आपने देखा कि हम जो पर्सन थे नागपुर से महाराष्ट्र में ही गुड डिलीवरी दे रहे थे तो इंट्रा स्टेट कहलाई, और गुड्स की डिलीवरी हमने अहमदाबाद में दिया तो क्या कहलाई? इंटर स्टेट। क्लियर होगी सबको? दूसरा सिचुएशन है और हर एक पे क्वेश्चन का एग्जांपल भी है। पहले सिचुएशन थोड़ा समझ लेते हैं हम। गुड डिलीवर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी। गुड्स तो हम डिलीवर दे रहे हैं लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो मेरा एजेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एजेंट कौन होता है? मैंने अपनी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स कर रखा है, मैं उसको सामान दूंगा, वो अपने क्लाइंट्स को बिकवाएगा या वो कहेगा कि मेरे पास कस्टमर है आप मेरे कस्टमर को दे दो, तो उसका लिए दूसरा डायरेक्शन है। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि मैं सप्लाई अपने कस्टमर को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? कस्टमर मेरा कहता है कि गुड्स भाई साहब मुझे मत दीजिए, मैं जहाँ पे कहता हूँ जिस पर्सन को कहता हूँ आप गुड्स उसको अवेलेबल करवा दो। तो ऐसे केसेस में थर्ड पार्टी डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेरा कस्टमर मेरा थर्ड पार्टी है, वो कहाँ पहुँचवा रहा है वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं। उसमें दो चीज़ देखेंगे। पहली बात, एज एन सप्लायर आप जिसको गुड्स डिलीवरी दे रहे हो वो आपका कौन है? कस्टमर। आप किसको दे रहे हो सामान? कस्टम पैसा कौन देगा मेरे को? बिल मुझे किसके नाम से बनानी होगी? तो मेरे जो कस्टम बिल बनेगी बिल टू इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल टू। तो हमारा बिल जिसके नाम से बनाना है वो मेरा कस्टमर है। मेरे को मेरा कस्टमर इंस्ट्रक्शन देता है कि सर बिल तो मेरे नाम से बना, पेमेंट भी मैं रिलीज करूंगा, बट जो गुड्स है वो मेरे नहीं, मेरा एक कस्टमर है उसके यहाँ पहुँचा। ऐसा भी हो सकता है। तो मैं गुड्स जिस कस्टमर के पास पहुंचाऊंगा वो मेरे लिए शिप टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिप टू। शिप मतलब सामान कहाँ पहुंचा है, शिपिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शिपिंग। क्लियर है? तो इस केसेस में उस कस्टमर का नाम भी तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, उसकी एड्रेस भी जानना पड़ेगा, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो वो भी जानना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं शिप टू। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्लेस देखा जाएगा वो बिल टू के हिसाब से देखा जाएगा, शिप टू के हिसाब से। यानी डिलीवरी तो मैं दे रहा हूँ कस्टमर के पास, लेकिन मुझे उसको इग्नोर करके हमें अपने कस्टमर का एड्रेस को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? क्लियर है? वही कस्टमर कल को कहता है कि टाइटल बदल दो, डॉक्यूमेंट बदल दो। डॉक्यूमेंट कैसा? वो कहता है कि ऐसा करो सर जी मेरा कस्टमर है उसी के नाम से बिल बनाओ। क्या करो? पैसा भी वही दे देगा, सामान भी आप उसी को दे दो, मेरे को जो होगा कमीशन आप ट्रांसफर कर देना। तो ये एजेंट टाइप का केस हो गया। क्या हो गया? इसे कहते हैं टाइटल चेंज हो जाना। डॉक्यूमेंट्स का हमने क्या बना दी? तो अब यहाँ पे बिलिंग हमें किसके नाम से बनानी पड़ेगी? कस्टमर के नाम से।
सामान भी हम कस्टमर के पास पहुंचा रहे हैं, पैसा भी मुझे ट्रांसफर कस्टमर कर रहा है। तो इस केसेस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वो कस्टमर होगा जिनके नाम से हमने बिल बनाई और जिन्होंने हमें पेमेंट, इसे बोलते हैं टाइटल चेंज। ठीक है, तो डायरेक्शन होती है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में यही होती है। तो हमने यही बताया। गुड्स मूवमेंट केस में ये ध्यान रखना कि आप अगर फाइनली जिसे दे रहे हो वो कस्टमर आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, उसका प्लेस देखिए। आप कस्टमर अपने नाम से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है, तो जिस पर्सन के नाम से हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जिसके नाम से हम बिल बना रहे हैं और जहां सामान पहुंचा रहे हैं, उसका देखिए। इसे बोलते हैं गुड्स मूवमेंट। क्या कहते हैं? गुड्स मूवमेंट बाय थर्ड पार्टी डायरेक्शन। ओके, अगली कंडीशन, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऐसी केसेस भी आएंगी जहां गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, हम सप्लाई जो कर रहे हैं अपने वेंडर कस्टमर के ही प्लेस पे कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे मशीन का इंस्टॉलेशन होती है, ठीक है, या ऑफिस वर्क स्टेशन हम ले लेते हैं, जैसे ये बिल्डिंग बनी पड़ी है, मेरे को लग रहा है कि ये स्पेस मेरे लिए आधा खाली रहता है। मैंने दूसरे इंस्टीट्यूशन से बात करी, मैंने कहा कि ऐसा कीजिए सेकेंड हाफ में मेरा आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो, इसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हुआ क्या? नहीं ना, वो डायरेक्ट आएगा, ऑफिस यूज करेगा और उसका ऑफिस का पेमेंट व्हाटएवर रेंट कहलाए, हायर चार्जेस कहलाए, जो भी हो जाए, तो उसको हम लोग गुड्स डज नॉट मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस केसेस में आप क्या लोगे? तो लिखा है लोकेशन ऑफ गुड्स, द टाइम डिलीवरी, द रिसिपेंट। ऐसे केसेस में जो सामान जहां पर है, जहां पे वो सर्विसेज दी जा रही हैं, वो प्लेस को देखा जाएगा। क्लियर है? अगली पॉइंट, गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट। अब हम नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वहीं साइट पे ही कंस्ट्रक्शन पे ही काम हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन प्लेस देखेंगे। क्या देखेंगे? इंस्टॉलेशन प्लेस। मैं फैक्ट्री नया बना रहा हूँ और उसमें मशीन लग रही है, उस मशीन लगाने वाली कंपनी कहाँ का है वो एक देखा जाएगा, और वो कंपनी किस जगह वो मशीन फैक्ट्री में लगा रहा है। मान लो बाहर का है और वो 90 डेज से ज़्यादा का टाइम ले रहा है इंस्टॉलेशन में, तो उसे एज ए टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेम स्टेट में। क्या कराना पड़ेगा? जहाँ वो इंस्टॉल कर रहा है। तो 90 डेज के लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। एक पीरियड हो गया ना 90 डेज, अगर 90 दिन में काम नहीं होता, उससे भी थोड़ा बढ़ रहा है, कभी कभी हो जाता है कुछ टेक्निकल का प्रॉब्लम के कारण, तो गवर्नमेंट कहती है फिर 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जो वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा लोकल, उससे हम कैजुअल डीलर हैं। क्या कहेंगे? कैजुअल डीलर। क्लियर हो गई? फिर जब वो कैजुअल रजिस्ट्रेशन उसी प्लेस पे कर लिया, उसी स्टेट में कर लिया, तो लोकल बन गया। क्या बन गया? लोकल। तो ये यहाँ इंस्टॉलेशन साइट देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकेशन वेयर गुड्स आइटम टेक। दूसरा आ गया गुड्स सप्लाइड बोर्ड और कन्वेंस। ऐसा पोजीशन भी बन जाए कि गुड्स हम ऑन द वे दे रहे हैं, रास्ते में दे रहे हैं, यानी आपको ट्रेन में हम खाना, पानी, कंबल ये सप्लाई दे रहे हैं, प्लेन के ऊपर दे रहे हैं, शिप में दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेन तो हर एक स्टेशन से होके जाएगी, हो सकता है डिफरेंट स्टेट से भी होके जाए, प्लेन भी ऐसे जाए, शिप भी ऐसे जाए, तो यहाँ प्लेस क्या माना जाए? तो गवर्नमेंट बोला ऐसी सिचुएशन में जहाँ बोर्ड सप्लाई जो हो रहा है ऑन बोर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑन बोर्ड। आजकल तो जानते हो बड़ी बड़ी कंटेनर में भी सिस्टम बनाया गया है, बसों में भी खाना दिया जाता है, वोल्वो वगैरह में, जो आप यहाँ से पंजाब जाओ या व्हाटएवर दूर में जाओ। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट बोला कि इसकी सिचुएशन में हम ये देखें कि जो आप जहाँ से आप गाड़ी में चढ़ रहे हो, सामान जहाँ से उसमें बोर्ड हो रहा है, यानी खाना कहाँ बोर्ड हुआ। तो अगर कोई ट्रेन दिल्ली से जा रही है मान लो रांची के लिए, तो रांची तो डिफरेंट स्टेट से जाएगी। सामान हो सकता है कि आपको दिल्ली से चढ़ते तो खाना नहीं खा लोगे या सर्विस नहीं ले लोगे, बट वो सर्विस हो सकता है कानपुर स्टेशन पे आपको खाना, पानी, कंबल दिया जाए। तो ये नहीं देखो कि कानपुर में मिला तो इंटर स्टेट हो गया क्योंकि मैं दिल्ली का था। देखा ये जाएगा कि उस ट्रेन के अंदर खाना बोर्ड कहाँ से हुआ, चढ़ी कहाँ। तो चढ़ा तो जहाँ से गाड़ी चली वहीं से ना, तो दिल्ली माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसी तरह वाइस वर्सा है, कल को वही ट्रेन रांची से वापस दिल्ली आएगी, अब कोई रांची की तरफ से लोग चलेंगे, अब उनको वहाँ खाना फिर रास्ते में कहीं मिलेगा, तो उस समय के लिए उसी ट्रेन के लिए रांची प्लेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ठीक है, तो ये देखा जाएगा वो
आर्टिकल्स, वो गुड्स जो ट्रेन में सर्व किया जा रहा है या प्लेस दिया जा रहा है, वो बोर्ड कहाँ से, ठीक है। बोर्ड का मतलब होता है लोडिंग, क्या कहते हैं, लोड। क्लियर हो गया। एनी अदर केसेस, जब आपको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट कहाँ से चढ़ी, किधर जाके डिलीवरी हो रही है, और आपको लोकेशन क्लियर नहीं है, तो सप्लायर का लोकेशन देखेंगे। इसका देखेंगे, जब बायर का लोकेशन क्लियर नहीं है, सामान वो ले गया या मैंने पहुंचाई, ये सब क्लियरिटी नहीं आपके पास है, तो सप्लायर का एड्रेस देखेंगे। जैसे आप स्टेशन पे जाते हो, मान लो यहाँ से अहमदाबाद में जा रहा हूँ, मुझे दिल्ली कैंट में मैं स्टेशन पे उतरा, मुझे वहाँ अच्छी लगी, कुछ टॉवल खरीद लिया, टूथपेस्ट खरीद ली, वाटर बोतल ले लिया मैंने दिल्ली कैंट स्टेशन पे। तो अब बताओ, दिल्ली का स्टेशन का जो सप्लायर है, वो सामान जो बेचा मुझे, तो उसके लिए प्लेस क्या माना जाएगा, दिल्ली कैंट ही मानेगा। और उसके ये थोड़ी ध्यान रखेगा कि पंकज जी तो आ रहे कहीं और से, ये ट्रेन ना बिहार से आ रही है, जा रही है इधर की तरफ, मान लो जयपुर की तरफ, दिल्ली कैंट में लिए तो जयपुर वाला रोड हो गया, तो इसलिए लोग इंटर स्टेट मानेंगे क्योंकि बाहर से आ रही है ट्रेन। नो, इसमें लोकेशन हमें किस बायर का क्लियर नहीं है। तो ऐसी प्लेसेस में हम सामान कहाँ दे रहे हैं, दिल्ली कैंट में, हम व्यापारी कहाँ के हैं, दिल्ली कैंट में, तो हमारे लिए सप्लाई क्या माना जाएगा, मेरा लोकेशन। किसका माना जाएगा, यानी कि सेलर का लोकेशन, उसे सप्लायर कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो ये सिचुएशन थी जो 5-6 आपको मैंने डिस्कस करी। इन्हीं सिचुएशन को अब मैं एग्जांपल के रूप में करवा रहा हूँ। तो पहला सिचुएशन हमने दिया था, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया, कहता है इसमें क्या होता है, तो बोला सप्लाई मूवमेंट्स गुड्स विच वेदर सप्लाई रिसिपिएंट बाय एनी अदर पर्सन, प्लेस सप्लाई क्या होगा, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट टू डिलीवर टू द रिसिपिएंट। जब गुड्स का मूवमेंट होगा तो गुड्स जहां हम रिसिपिएंट को डिलीवरी दे रहे हैं, जिस जगह पहुंचा रहे हैं, उस प्लेस को देखेंगे। क्या देखेंगे, तो देखो गुजरात से सामान चली, ट्रक से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाके कस्टमर को डिलीवरी दे रहा है, तो यहाँ पे सप्लायर तो गुजरात का हुआ, रिसिपिएंट कहाँ का हुआ, उत्तर प्रदेश का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूपी का। व्हाटएवर प्लेस डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ भी हो वो डिस्ट्रिक्ट लिख देते, कानपुर तो कानपुर ऐसा कर दोगे, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीवरी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, तो लिखा मिस्टर यू ऑफ उत्तर प्रदेश परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जी ऑफ गुजरात एंड दिस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू उत्तर प्रदेश बाय रोड, सो दैट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना गया, और टैक्स क्या लगेगी, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट सिचुएशन, गुड्स डिलीवर ऑन द थर्ड डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी बिल टू, और इसी सिचुएशन को जहाँ थर्ड पार्टी डायरेक्शन होता है, इसी बिल टू शिप टू बोलते हैं। कल को आपसे इंटरव्यूअर में पूछ सकता है कि बिल टू शिप टू क्या होता है। नॉर्मल तो देखो, उत्तर प्रदेश से गुजरात, गुजरात से उत्तर प्रदेश गया, तो सीधे गुजरात वाला बिल उत्तर प्रदेश वाले के नाम के एड्रेस का बना देगा, तो यहाँ बिल टू शिप टू में सिर्फ डायरेक्टली है। लेकिन जहाँ पे थर्ड पार्टी डायरेक्शन है, वहाँ तीसरा बंदा घुस रहा है, सामान कहीं और जा रहा है, बिल कहीं और बन रहा है, तो फिर सिचुएशन दूसरा है। क्या सिचुएशन है, तो लिखा गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज बिफोर द ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ टू द गुड्स टू अदरवाइज। अगर तुम नाम बदल दोगे, बिल अलग बनाओ, तो दूसरा सिचुएशन है। नेम नहीं बदलते हो, यानी कि बिल अपने बाहर के नाम पे ही बनते हो, तब आपको थर्ड पार्टी डायरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इस प्लेस में बोला सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ प्लेस बिजनेस ऑफ सच थर्ड पार्टी विल बी डीम्ड टू बी द थर्ड पार्टी एज रिसीवर ऑफ गुड्स। उसने सामान कहीं और पहुंचवा दिया, उससे मुझे मतलब नहीं है, हमारे लिए वो थर्ड पार्टी ही, मेरा कस्टमर ही मेरा डिलीवरी एड्रेस माना जाएगा और प्लेस उसी का लिया जाएगा। क्लियर है सभी को। इस पे हमने एग्जाम्पल लिया। एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। एक्स जो है कहाँ रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में। रिसीव परचेज ऑर्डर फ्रॉम वाई लिमिटेड, उसको ऑर्डर मिला वाई से, ऑफ राजस्थान, वो कहाँ का है, राजस्थान का। उसने ऑर्डर किया कि भाई साहब मुझे सामान चाहिए। एक्स ने कहा कोई बात नहीं, हम दे देंगे आपको। नाउ ओपन द डायरेक्शन ऑफ वाई लिमिटेड, और वाई ने एक डायरेक्शन दिया क्या,
These goods are to be delivered to the branch office of Y Limited situated in Maharashtra. उसने कहा कि देखिए मैं तो हूँ राजस्थान का, गुड्स मैं आपसे ले रहा हूँ, बिल आप मेरे नाम से ही बनाना, राजस्थान के एड्रेस पे ही बनाना, पर जो सामान मुझे चाहिए ना वो मेरे महाराष्ट्र में ही एक ब्रांच खोला हूँ, वहाँ दे दीजिए। कहाँ दे दीजिए? तो अब बताओ, है तो वही ही दोनों सिचुएशन में, लेकिन मैं बिल किसके नाम से बना रहा हूँ? वाई राजस्थान के नाम से। किसके नाम से? सामान वो वाई राजस्थान में ना लेके वो कह रहा महाराष्ट्र में मेरे ब्रांच को दे दो, तो मुझे ब्रांच का एड्रेस नहीं देखेंगे, हम किसका एड्रेस देखेंगे? बिल का। यानी कि मैं वाई लिमिटेड राजस्थान, ऑर्डर मुझे किसने दिया? राजस्थान वाले ने। तो यही लिखा, सिचुएटेड इन महाराष्ट्र बाय ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स लोडिंग रिसिप्ट्स। उसमें सामान कैसे जा रहा है? रिसिप्ट से जा रहा है ना सामान। तो देखो लिखा, वो एक्स लिमिटेड महाराष्ट्र का है, बिल बनाएगा वाई लिमिटेड ऑफ राजस्थान को, और सामान कहाँ पहुंचवा देगा? ब्रांच महाराष्ट्र में। तो ट्रक के लिए जो एड्रेस लिखेगा शिपिंग का, वो महाराष्ट्र का लिख देगा। कहाँ का लिखेगा? डिलीवरी महाराष्ट्र में हो जाएगी। हियर दो द गुड्स आर डिलीवरी इन एट ए महाराष्ट्र। देखा जाए तो बायर भी महाराष्ट्र, सॉरी सेलर भी महाराष्ट्र है, गुड्स भी दिया महाराष्ट्र में, होना तो लोकल चाहिए था, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। कहता है इट विल बी डीम्ड वाई लिमिटेड हेड ऑफिस हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। और यहाँ क्या लगाएंगे? समझ में आ गई बातें? हम थर्ड पार्टी में उसने डायरेक्शन में कहाँ सामान पहुँचवाई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड पार्टी मेरा पर्सन कहाँ, जब सिर्फ डिलीवरी करवा रहा है, सिर्फ क्या करवा रहा है? अगर बिल बदलवाएगा तो फिर मैंने आपको सिचुएशन दूसरा बोला था। क्लियर है? अगली क्वेश्चन, ए लिमिटेड रजिस्टर्ड महाराष्ट्र रिसीव्ड परचेज ऑर्डर फ्रॉम सी लिमिटेड ऑफ राजस्थान। ए जो है महाराष्ट्र का है, सी कहाँ का है? नाउ ओपन द डायरेक्शन ऑफ सी लिमिटेड, दिस गुड्स आर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ बी। उसने कहा कि भाई गुड्स जो है हमारे बी एक कस्टमर है, उनके फैक्ट्री पे पहुंचा दीजिए। सिचुएशन इन गुजरात बाय ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट टाइटल गुड्स बी लिमिटेड कस्टमर ऑफ सी। बी क्या है? सी का कस्टमर है, मेरा कस्टमर नहीं है। मैं सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चेंज करूंगा, बिल बनाऊंगा सी के नाम से। बिल किसके नाम से बनाऊंगा? सी के नाम से। शिपिंग बिल जो बनाऊंगा, सामान पहुंचाने का, लॉरी का जो रिसिप्ट बनेगी वो बनेगी बी के नाम से, और उसका एड्रेस उसमें मेंशन होगा। बिल 2 होगा मेरा सी के नाम, शिप 2 होगा बी के नाम। क्लियर है? ये मेरा काम है। आगे इसी पे सिचुएशनली आप देखो, डायग्राम में हमने दिया, ए लिमिटेड ने बिल बनाई सी लिमिटेड को, शिप कर दिया बी को। अब सी क्या करेगा? सी का कस्टमर बी है, तो अपने कस्टमर को वो अपना बिल रेज करेगा, उससे वो अपना चार्जेस लेगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपनी सी से पर्सन से है, और गुड्स डिलीवरी कहाँ कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन पे उन्होंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्योंकि सी मेरा राजस्थान था, और देर अगर राजस्थान था, मैं महाराष्ट्र का था, तो हम IGST लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें ट्रांजैक्शन 1 और 2 बताया, बी का भी, बी और सी के बीच की ट्रांजैक्शन भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं इधर, और ए और सी के बीच का भी ट्रांजैक्शन आपको क्लियर कर रहे हैं। ए और सी क्या क्या एंट्री करेगा? बिटवीन ए एंड सी, ए लिमिटेड इज द सप्लायर एंड सी लिमिटेड इज द बायर। ए कौन है? सप्लायर है, और सी कौन है? Accordingly, A Limited builds transaction to C Limited and as per the instruction ship to goods to B। हम बिल बनाएंगे, बिल 2 करेंगे सी के नाम से, और शिपिंग एड्रेस हम कहाँ का दे देंगे? बी के नाम। क्लियर है? ये मेरा काम खत्म। और मैं जो इस पे मेरा सप्लाई जो माना जाएगा इंटर स्टेट, और हम इस पे IGST लगा के टैक्स बिल बना दिया जाएगा। क्लियर होगी? बी क्या करेगा और सी क्या करेगा? बिटवीन बी एंड सी, C Limited as supplier and B Limited is, इस केस में B क्या है? सप्लायर है, C सप्लायर है, B बायर है। तो C Limited issue the bill transaction of bill to B and endorse the lorry receipts favor of B। अब वो क्या करेगा? सामान तो पहुंचवा चुका है, तो वो कहेगा कि जो भाई ये जो सामान डिलीवरी हमारे बिहाफ पे ही हुई है, और उसके लिए बिल एक रेज करेगा, बिल अपन सी बी के नाम से। किसके नाम से? और उसका जो एड्रेस होगा उस हिसाब से उसका बिलिंग माना जाएगा।
तो अगर दोनों सेम स्टेट होते तो बी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, सी कहाँ का है, राजस्थान का। दोनों दो स्टेट हैं तो ये फिर IGST लगाएंगे। अगर दोनों राजस्थान के ही होते तो CGST। क्लियर है, वो उनका ट्रांजैक्शन है, उसको हम अपने ट्रांजैक्शन के साथ बिल्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कल को आपके मन में आ जाता, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ दिया। क्लियर हो गया। अब आता है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। दिस इज सिचुएशन। हमने दो सिचुएशन देख ली। मूवमेंट है एक डायरेक्ट कस्टमर को, दूसरा थर्ड पार्टी के थ्रू। यहाँ कोई डाउट किसी को, इनमें कुछ पूछना हो तो चलो थर्ड सिचुएशन। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर एंड रिसिपिएंट। देख लो, एक बढ़िया सा शोरूम का फोटो दिया है हमने आपको, मॉल की तरह। तो आप भी मॉल में जाते हो, कोई सामान पिक करते हो, सामने वाला बिल बना देता है, मोबाइल नंबर नोट खाली करता है, कभी एड्रेस पूछता है क्या आपसे? आप भी नहीं बताते, सामान लेते हो चले आते हो। तो क्या वो सप्लायर के लिए गुड्स का मूवमेंट तो आप उसने नहीं किया ना, आपने लिया। दूसरा, लोकेशन उसको क्लियर नहीं है, तो इसी सिचुएशन में सप्लायर का अपना एड्रेस ही सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपने एड्रेस जहाँ जो बेच रहे हैं। तो देखो यही लिखा, place of supply does not involve movement of goods whether by the supplier and recipient. Place of supply, location of such goods at the time of supply delivery to the recipient. हम ये देखेंगे हम सामान कहाँ दिए। तो मैं तो मॉल में जाके मैंने अपने लिए सॉक्स खरीद के ले आया, तो सामान तो मॉल में ही मिला ना, उसने सामान कहाँ दिया, मॉल में ही दिया, उसके लिए सेम प्लेस माना जाता है। तो यही लिखा। हाँ, अगर दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है बट यहाँ नहीं है। मैं मॉल में जाऊँ, सामान सब पसंद कर लूँ, ले लूँ, उसके फिर कहूँ कि बिल बना दो, मेरा ये एड्रेस है, नाम है, और सामान मेरे घर पे डिलीवरी कर देना, तब फिर प्लेस देखा जाएगा डिलीवरी कहाँ कर रहे हैं, तब लोकेशन पता चल गया ना कि सामान किस जगह देने जा रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिएगा। तो लिखा पृथ्वी ऑफ झारखंड। पृथ्वी कहाँ का है? comes to the shop in Kolkata and purchases some goods. In these cases, place of supply West Bengal as a location such goods of the time of delivery in Prithvi to Kolkata. So CGST, SGST will be। वो झारखंड से आया, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। वो दुकान में गया, सामान खरीदा और चला आया, तो दुकानदार जो है वो अपने प्लेस को देखेगा और CGST और SGST लगाएगा। हाँ, अगर पृथ्वी ऑर्डर बुक कर लेता, कहता झारखंड पहुंचा दो, तो फिर SGST। क्लियर है। गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट। ठीक है, तो प्लेस तो दो ही चीज के लिए काम कर रही है कि CGST लगना है कि SGST लगना है, बट हमको सिर्फ प्लेस को डिटरमाइन करना है कि ये लोकल है या नहीं। क्लियर है। तब साइट पे है, बहुत अच्छी सी फैक्ट्री की फोटो भी दे दी है आपको, और इस पे समझना कहता है वेयर गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल। जब सामान कस्टमर के ही घर पे पहुंचाते हैं, वहीं असेंबल होता है, वहीं बनता है, और बनने के बाद पेमेंट की बात उठती है, तो वहाँ इंस्टॉलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? जैसे मेरा 4 मंजिल का बिल्डिंग है, मैं लिफ्ट लगवा रहा हूँ, तो लिफ्ट लगाने का सामान सब तो वहीं आएगा, लिफ्ट जब तक लगे या नहीं तब तक वो माना नहीं जाएगा। फैक्ट्री में मशीन असेंबल हो रही हैं, तो वो जहाँ पे वो असेंबल्ड हो रही हैं, जिस जगह वो वर्क हो रहा है, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसे सिचुएशन में अगर वर्क 90 डेज या ज़्यादा लग रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कैजुअल कराना होगा। क्या कराएगा? वो कहाँ से आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, ये देखा जाएगा, उसे कैजुअल रजिस्ट्रेशन करा के लोकल में आना पड़ेगा, क्योंकि साइट पे इंस्टॉल कर रहा है। इसमें यही लिखा, वाई लिमिटेड इन राजस्थान आस्क्स एक्स लिमिटेड ऑफ वेस्ट बंगाल टू बिल्ड ए ब्लास्ट फ्लोरेंस इन इट इज द झारखंड स्टील प्लांट। बोला कि मेरे एक्स ने वाई से बोला, जो कि वाई बंगाल का है, खुद झारखंड का है, कि मैं झारखंड में फैक्ट्री खोल रहा हूँ, आप मेरे फैक्ट्री में आके मशीन, जो फ्लोरेंस मशीन होती है, वो आप लगा। ठीक है, तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड गेट्स द रिलेटेड सप्लाई कंपनी लोकेटेड इन झारखंड इटसेल्फ। अब एक्स ने क्या किया, वाई लिमिटेड के कंपनी में आया जो झारखंड में खुद रजिस्टर्ड है, वहाँ काम करना शुरू किया। तो कहता है although एक्स लिमिटेड इन वेस्ट बंगाल ब्लास्ट फ्लोरेंस गुड्स इन दिस केसेस बीइंग इंस्टॉल्ड एट द साइट इन झारखंड। जो मशीन है तो वो बंगाल का बंदा, लेकिन वो मशीन कहाँ लगाने जा रहा है? झारखंड में। इंस्टॉल कहाँ होगा? तो प्लेस झारखंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? In they will be place of supply, hence the place of supply is the Jharkhand
एंड जीएसटी बिल भी क्या लगाएगा, आईजीएसटी एट टाइम। अब तुरंत अगर हुआ, अगर वो 90 डेज का टाइम लिमिट को क्रॉस करता है या लगता है, तब उसको क्या करना है, लोकल बनना है। तब लिखा नोट एक्स लिमिटेड विल हैव टू रजिस्टर इन झारखंड टेक अप दिस कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेता है और झारखंड में आता है एंड कैन ऑप्ट कैजुअल रजिस्ट्रेशन, क्या करना पड़ेगा, विद इन वैलिडिटी पीरियड 90 डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड मोर देन फर्दर 90 डेज। पहले 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, फिर 90 दिन के लिए और रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, फिर जब वो बिल बनाएगा तब वो लोकल बनाएगा। क्या बनाएगा, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा। क्लियर है। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। एक होता है एक दिन में ही काम हो गया, एसी वाला आएगा तुरंत लगा के चल देगा, तो उसको आईजीएसटी वाला फॉर्मूला अपना लेगा। नहीं, अब उस साइट पे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है, तो फिर हम वही लोकल रजिस्ट्रेशन कैजुअल के रूप में टाइम पीरियड के लिए करवाएंगे और फिर वहाँ लोकल बिलिंग बनेगा। ठीक है। कैजुअल डीलर का को टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था 3 तरह के रजिस्ट्रेशन है, कैजुअल, रेगुलर और कंपोजिट। क्लियर है। चलिए, तो आपने गुड्स मूवमेंट वाला भी देख लिया। अब गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड एंड कन्वेंस, बस अच्छी सी देख लो, कॉफी और बटर और ब्रेड सब आपके सामने एक पिक्चर में दिया है ना। अब देखो इसमें लिखा, भूख लग रहा है। गुड्स आर सप्लाइड बोर्ड एंड द कन्वेंस इंक्लूडिंग व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ट्रेन एंड मोटर व्हीकल। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कहीं भी इस तरह का सर्विस दे रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो रोड पे जो रेस्टोरेंट बने रहते हैं तुम गाड़ी रोक के खा लेते हो, उसकी बातें नहीं। ये बातें हो रही है ऑन ट्रेन सप्लाईज। तो गवर्नमेंट ने बोला लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, देखा जाएगा अगर गाड़ियों में सप्लाई हो रही है तो उस गाड़ी में वो खाना, वो सामान, वो आर्टिकल कब लोड हो, जहाँ से होगा, जिस प्लेस से लोड होगा वो प्लेस देगा। मिस्टर जी एंड चिट्टी चेन्नई सप्लाई गुड्स एट द चेन्नई एक्सप्रेस गोइंग टू चेन्नई टू कोचिन। फूड पैकर्स आर लोकेटेड इन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। प्लेस सप्लाई बिल भी क्या माना जाएगा, एंड सीजीएसटी और एसजीएसटी माना जाएगा। क्लियर है। प्लेस सप्लाई गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जहाँ पे गुड्स की प्लेस नहीं पता चले तो बोला गया प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड मैनर बाय द बेस्ट प्रिफर्ड जीएसटी काउंसिल। और काउंसिल ने बोला ऐसे केसेस में अगर इंपोर्ट आउट ऑफ इंडिया से किए हो और तुम कंट्री का पता नहीं चल रहा है तो इंपोर्टर का लोकेशन देखेंगे। किसका देखेंगे, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, इंडिया से बाहर भेज रहे हो, तो एक्सपोर्टर का आउटसाइड इंडिया कर रहा है तो आउटसाइड इंडिया का लोकेशन देखेंगे। और एक्सपोर्ट के ऊपर में मैक्सिमम में जीएसटी नहीं है, एग्जम्प्टेड है, बट कुछ एक में है तो वो देखेंगे। तो ये थी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो आज मुझे करानी थी। इस पे कुछ एग्जाम्पल असाइनमेंट्स हैं वो कर लेते हैं। फिर सर्विस का दिया है, सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ गुड्स का करेंगे और आप उसको पढ़ना, उसमें जो डाउट्स होगा वो आप में से पूछना। ठीक है। तो आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स में कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं और आंसर आप लोग देंगे। Mr. A, Bihar received a purchase order from B of Jharkhand and accordingly Mr. A supply goods to the by road to Mr. B. Supply क्या माना जाएगा? आईजीएसटी पहले इंटर स्टेट सप्लाई होगा। क्या होगा? सप्लाई क्या कहलाई? बिटवीन 2 स्टेट हुआ। और यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? झारखंड से बिहार गया या बिहार से झारखंड गया? बिहार से झारखंड। तो झारखंड माना गया। प्लेस ऑफ सप्लाई की जगह क्या लिखेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड हुआ, मैं बिहार का, तो दोनों 2 स्टेट हो गए। यहाँ पे लग गई आईजीएसटी। क्या लगा? ओके। दूसरी क्वेश्चंस, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु, agent of Mr. D of Karnataka, Mr. E of Andhra Pradesh deliver goods to the warehouse C located in Karnataka। कहता है कि देखो मिस्टर सी जो है तमिलनाडु का है, उसका एजेंट है डी जो कर्नाटका में रहता है, और ई जो है आंध्र प्रदेश का है। ई कहाँ है? तो गुड्स ऑफ वेयर हाउसेज जो है उसका ई का वो उसका कर्नाटका में है। तो हम यहाँ पे क्या पकड़ेंगे? हाँ, तो कवाली में इंटरेस्टेड तो होगा। प्लेस क्या होगा?
कर्नाटका में। तो देखो मेरा एजेंट है डी, तो डी को हम अभी इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? तो डी ने कहा ई के नाम से डिलीवर गुड्स ई को करो। कहाँ करो? ई को। तो ई हमारा इस समय में कस्टमर हो गया। अगर दोनों दो स्टेट में है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ई का एड्रेस, और ई का एड्रेस कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसका वेयर हाउसेज है कर्नाटक में, उसका वेयर हाउसेज कहाँ है? तो इसीलिए हमारे लिए आंध्र प्रदेश माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आंध्र प्रदेश। समझ गए? थर्ड पोजीशन, मिस्टर एप रजिस्टर्ड इन ओडिशा went to the Mumbai to purchase some goods and soap Mr. G। उड़ीसा का बंदा है, वो बॉम्बे गया, कुछ शॉप से सामान खरीदा, चला आया। बॉम्बे माना जाएगा, लोकल माना जाएगा, CGST एंड SGST लगा है। मिस्टर एस रजिस्टर्ड इन पंजाब, अब ये रजिस्टर्ड है। इंस्टॉल मशीन एट द फैक्ट्री लोकेटेड इन हरियाणा, वो फैक्ट्री एक बनाया, हरियाणा में इंस्टॉल किया। और आई जो है उत्तराखंड का रजिस्टर्ड है। तो हमें देखा जाएगा गुड्स इंस्टॉल कहाँ हुआ, प्लेस क्या माना जाएगा? और दोनों दो स्टेट है तो लगेगा। मिस्टर जे इज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश, सप्लाई गुड्स टू मिस्टर एस MS स्पाइस जेट एयरलाइंस गुड़गांव, फ्लाइंग बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। द गुड्स आर लोकेटेड इन एयरक्राफ्ट इन दिल्ली। गुड्स के जो एयरक्राफ्ट में गुड्स गया दिल्ली में लोड हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ठीक है। और दिल्ली के हिसाब से CGST और SGST लगा देंगे। ठीक है। आगे मिस्टर के रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़, इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम मिस्टर एल ऑफ द हांगकांग। तो इंपोर्टर छत्तीसगढ़ का है ना, इंपोर्टर का एड्रेस पकड़ेंगे, छत्तीसगढ़ मानेंगे, IGST लगेगा। क्या लगेगा? तो ये थे गुड्स की बात। अगली क्लासेस में हम समझेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर द सर्विस टाइप सर्विसेज। ठीक है। सर्विस में सिर्फ यही देखना जाता है कि सप्लायर जो सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर उसे कहते हैं, उसका और सर्विस रिसिपेंट दोनों का लोकेशन क्या है। सेम होगा तो इंटर स्टेट कहलाएंगे, और अलग होगा तो क्या कहेगा? तो इसमें ये देखते हैं सर्विस में कि सर्विस परफॉर्म्ड कहाँ हुआ है। सर्विस परफॉर्म कहाँ हुआ है? तो सर्विस परफॉर्म्ड अगर मैं रिसिपेंट के घर पे जाके करूँगा तो रिसिपेंट का एड्रेस को देखा जाएगा, और सर्विस परफॉर्म मैं अपने ही प्लेस पे करूँगा तो सप्लायर का रिस्पॉन्स देखेंगे। किसका देखेंगे? तो ये नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। क्लियर?